हमने प्रीवियसली तो अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म कर लिया था, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, वैसे तो आप वीडियोस देख रहे हैं तो वीडियोस भी देखते रहें, अगर कोई चीज मिस होती है तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। तो उसमें आप लोगों ने ना एक चीज देखनी है कि हमने कल बेसिकली स्पोर्ट एंड मूवमेंट को स्टार्ट करना है, ठीक है, स्पोर्ट एंड मूवमेंट, क्योंकि हमने रिप्रोडक्शन पढ़ ली है, तो रिप्रोडक्शन का स्पोर्ट एंड मूवमेंट के साथ हमने जो है वो स्टडी करना है। फिर दूसरी बात, रिप्रोडक्शन में मैंने आपको डिजीजेस का सिर्फ नाम बताए थे, वो आप लोगों ने खुद करनी है। स्पोर्ट एंड मूवमेंट में हमने ह्यूमन जो है उसमें बोन्स और जो कार्टिलेज है उसका डिफरेंस और मसल्स के बारे में पढ़ना है। आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, डॉक्टर साहब ने पढ़ा दिए हैं, वो स्केलेटल मसल्स भी वो भी पढ़ाया, बोन्स को भी पढ़ाया हुआ है, स्केलेटल सिस्टम भी पढ़ाया है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वो वीडियोस में से पढ़ सकते हैं आप। जी बोलें सर। डिजीजेस का क्या करना है? डिजीजेस 3 है उसमें, गोनोरिया है, सिफिलिस है और हर्पेस सिम्प्लेक्स है। अब हर्पेस सिम्प्लेक्स और जो आपके पास हर्पीज है, हर्पीज और एड्स तो हमने डिटेल में पढ़नी है ना अपने प्रोग्रेस वाले यूनिट में, ठीक है। और गोनोरिया और सिफिलिस को आप खुद पढ़ ले, दो लाइंस हैं। ओके जी अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सर आप कह रहे हैं कि स्केलेटन और एक्सियल और अपेंडिकुलर ये नहीं करना है? नहीं, ये सिलेबस में नहीं है, अगर लिखा हुआ तो मुझे बताओ कहाँ लिखा हुआ है। नहीं सर, मैं आपसे पूछ ही रहा हूँ कि करना है या नहीं करना। नहीं वो अगर नहीं हमने करना, अगर आपने इसको करना है ना, अगर आपने इसको तैयार करना है, प्रैक्टिस टेस्ट में मैंने एमसीक्यूज नहीं देखे जो आए हो अभी तक, जो मेरे पास आए हैं, आप लोग उसकी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है अहमद। ये सर वीडियो में तो वो सारा ही करवा देते हैं, ये जो बुक में मतलब लिखा होता है वो तकरीबन हर चीज ही बता देते हाँ जी, तो बस ठीक है ना, वो भी सही है। स्टार्ट करेंगे। हैं। मतलब सर रहने दे, स्केलेटन ये जरूरत नहीं ना है। नहीं देखिए, उन्होंने लिखा तो नहीं है अपने सिलेबस में, डिस्क्रिप्शन में भी नहीं बताया कि ये आपने करना है। अगर डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा भी दे देते ना तो हम इसको कंटिन्यू रखते, जाहिर बात है एक लेक्चर उसमें निकल जाएगा। जी जी। तो हमने अपना टाइम भी सेव करना है और एनर्जी को यूटिलाइज करना है सही चैप्टर पे। और सर एक बात और है सर, कि वो सर एनिमेलिया का जरा आप बता दें कि बल्कि वो वो भी मैं जब बताऊंगा पढ़ाएंगे उसमें तब। क्या करना है, वो पढ़ाना है मैंने। हम्म। जी वो जो मैं पढ़ाऊंगा फिर सर आपको बताऊंगा उसमें क्या क्या चीजें करनी है। सर जर्नल मतलब पढ़ना फाइलम है हम करेंगे? जी। फाइलम जो इतने फाइलम नहीं, उसके करेंगे? जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे एक ही स्केच में एक ही दिन में जितना हो सका, उसका लेक्चर ठीक ही हो, एक है। ठीक हो। जी ओके सर, थैंक यू। तो, जी बेटे बोलो बेटे। जी बेटे पहला एमसीक्यू देखें, इन प्लांट्स process in plants acidification help in transport of minerals across the cell membrane by using, किसको यूज करता है तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को करता है। और ये ड्यूरिंग द लेक्चर हमने इसको स्टडी किया था कि जो है मेम्ब्रेन्स में ये इन्वॉल्व होगा। फिर जी नेक्स्ट है, द रूट हेयर्स आर एक्सटेंशन ऑफ, रूट हेयर किस चीज की एक्सटेंशन है तो बेसिकली रूट हेयर जो है बीटा एपिडर्मस की एक्सटेंशन है, ये भी मैंने आपको करवाया था। फिर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इन रूट्स इट सेपरेट्स एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस इनटू टू कंपार्टमेंट, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं जो कि बेसिकली टू कंपार्टमेंट्स को अलग करती हैं, और उसमें लिपिड्स की वजह से ये प्रोसेस होता है जी। फिर आप लोगों के पास आ जाएगा जी, मूवमेंट ऑफ द वाटर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय, तो बेसिकली आपने बताया एपिडर्मस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मस, पेरिसाइकल और जाइलम की तरफ होता है, तो इसलिए बेस्ट आंसर हमारा इसमें चार्ली हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन, तो स्टोमेटल जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन है। इसकी रीजन क्या है
कि इसमें स्टोमेटा जो है वो 90% ट्रांसपरेशन में इन्वॉल्व होता है, इस वजह से हम इसको बोल रहे हैं। और लेस वन जो है वो लेंटिकुलर है, और क्यूटिकुलर जो है वो बेसिकली क्यूटिकल्स से होती है। सॉरी, क्यूटिकल्स जो है स्किन के ऊपर, यानी कि प्लांट्स की जो एपिडर्मिस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको क्यूटिकल बोलते हैं, उससे भी हो सकती है। फोलियर लीफ होते हैं, जो स्केली लीव्स होते हैं, उनको बोलते हैं। सो स्पेशल पोर्स प्रेजेंट इन द कोक टिश्यू फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसको हम लेंटिसेल्स बोलते हैं। लेंटिसेल्स अवेलेबल होते हैं जो कि ब्रेक डाउन होते हैं, क्रैक्स पड़ते हैं, उससे गैसेस एक्सचेंज होती हैं। नेक्स्ट है बेटे, इट इज द अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल होल्ड देम टुगेदर विद इन द जाइलम। और बेसिकली आप कहते हैं एक टेंशन होती है, वो तो नहीं होगी, इम्बाइबेशन भी नहीं हो सकती, ये दोनों तो ऑप्शन नहीं हो सकती। एक है एडहेशन और एक है बेसिकली कोहेशन। तो कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं इसमें। फिर बेटे, जी बेटे बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। आसान। जी सर, मैंने ये कहना था कि कोहेजन और एडहेजन में हमेशा मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, जिसकी वजह से एमसीक्यू गलत हो जाता है। इस अच्छा, बार भी मेरा गलत हो गया है। अच्छा मेरी बात सुने, कोहेसिव फोर्सेस जो होती हैं जो आपस में अटैच करवाती है, ठीक है। ये जो आपके पास कोहेशन है ना, कोहेसिव, को का मतलब होता है फ्रेंड। तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल एक है, फिर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरे के फ्रेंड है, तो इसमें कोहेशन होगी। एडहेशन का मतलब है ऐड करना। आपके पास एडहेसिव फोर्सेस होती हैं, ये ग्लू वगैरह में, या आपके पास जो एल्फी होती है उसमें होगी। तो वो दो चीजों को क्या करती है, आपस में अटैच करती है। दो डिफरेंट मटेरियल है ना जी बेटे, सुन रहे हैं भैया। तो जी वाटर जी मॉलिक्यूल अगर किसी पोलर सरफेस के साथ अटैच होता है वो एडहेशन। अब याद रहेगा। ठीक है, थैंक यू सर। In dash pathways, water molecule moves through plasmodesmata from one cell to another cell। तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू है तो सेल सिम्प्लास्ट है, और अगर ये आपके पास सेल वॉल के थ्रू होती तो एपोप्लास्ट होता है, वैक्यूलर होता तो वैक्यूल्स होती, प्रोटोप्लास्ट होता तो प्रोटोप्लास्ट के थ्रू तो हो नहीं सकती, ठीक है, वैक्यूल टू वैक्यूल हो सकती है। एपोप्लास्ट पाथवे कैन टेक वाटर अप अनटिल, तो ये एंडोडर्मस तक लेके जा सकता है इसको। एंडोडर्मस आप लोगों को पता है क्या होती है, वहां से आगे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं, इसलिए वहां तक तो इसको लेके जाएगा, आगे नहीं करेगा इसको। रेट ऑफ ट्रांसमिशन विल इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग ऑल एक्सेप्ट, किससे इंक्रीज होगा, लाइट से इंक्रीज होता है, विंड से, मूविंग विंड से भी, ब्रीज से होता है, टेम्परेचर से होगा, लेकिन ह्यूमिडिटी मॉइस्चर से नहीं होगा। पहले मॉइस्चर ज्यादा तो फिर कैसे ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा हो सकता है। और ये बुक की लाइन है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। इट इज द मेन फैक्टर दैट इज इन्वॉल्व्ड इन अपटेक ऑफ वाटर टू एरियल। एरियल पार्ट्स का मतलब होता है जिसमें आपके पास लीव्स शामिल हो, उसको हम एरियल पार्ट्स का नाम देते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा भाई, ट्रांसपिरेशन पुल, जो एक जगह से दूसरी जगह उसको खींच के लेके जाता है, मूव करवा रहा है। कोहेशन नहीं मूव करवा रही, कोहेशन में तो बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन है। इम्बाइबेशन सीप कर रहा है, इसमें रूट प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो एसेंट और सैप में रूट प्रेशर का तो रोल होता है, लेकिन अपटेक में किसका रोल होता है, ट्रांसपिरेशन पुल का। नेक्स्ट बेटे, प्योर वाटर हैज मैक्सिमम 0, ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सबका जो है वो ठीक होगा। अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लें तो ठीक है, अदरवाइज तो पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। नेक्स्ट है बेटे, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन लाइज इन, देखिए सेंट ऑफ सैप होता है, कूलिंग इफेक्ट इसका इफेक्ट है, ठीक है। और ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स, जारी बात है वाटर मूव कर रहे हैं तो मिनरल्स भी मूव कर रहे हैं, और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, और फूड की भी ट्रांसपोर्टेशन को हम नाम देते हैं ट्रांसलोकेशन। जी बता। Sir, can you explain question number 12? Question number 12, pure water has maximum water potential which by definition is 0। प्योर वाटर की जो वाटर पोटेंशियल होता है ना,
वो बेसिकली उसका वाटर पोटेंशियल 0 होता है, न्यूट्रल होता है ना वाटर, इस वजह से। Okay. ये बुक में जो है ना, बुक फेडरल की बुक में, पंजाब की बुक में, केपी की बुक में ये वैल्यू 0 है। आपने 11th किया हुआ तो उसमें भी ये 0 ही होगी। Okay. No, I'm from abroad, but yeah, I guess so. So next one is significance of transpiration lies in, तो all होगा, अल्फा, बीटा एंड चार्ली। नेक्स्ट, द हार्मोन विच रिड्यूस, ये मैंने आपको नहीं करवाया, मैंने पहले आपको बता दिया है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। हार्मोन विच रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसमिशन, रेट ऑफ ट्रांसमिशन अगर रिड्यूस हो रहा है तो उसकी रीजन क्या है, स्टोमेटा क्लोज हो रहे हैं, बाय स्टॉपिंग पोटेशियम इनफ्लक्स इनटू द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स बेसिकली देयर आर टू गार्ड सेल्स, right and left, and they form the stomata, stoma or stomata. Stomata mean open, pore, mouth. So asbestos acid इसमें इन्वॉल्व होता है, ये बुक में लिखा हुआ है लेकिन आप लोगों ने नहीं पढ़ा। फेडरल, और फेडरल में कह रहा हूँ, ये आपके पास जो एफएफसी की फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें भी लिखा हुआ है, सोडियम पोटेशियम इनफ्लक्स थ्योरी में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। तो ये हमारे सिलेबस से अलग है, बहरहाल इन्होंने दे दिया, कुछ नहीं कर सकते इसका। It is the most widely accepted theory of carbohydrate translocation, so mass flow theory. The diagram represents the movement of the water through our plants. So number 1 is roots, number 2 stem, and number 3 पे आप देखें वापर evaporate हो रहा है। तो आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो आइडेंटिफाई करना है जिसमें स्टेज ऑफ वाटर मूवमेंट शो कर रहा है। क्वेश्चन, एडेशन, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस दिखा है, तो आंसर ये है आपका बस डेल्टा है। ये की में चेंज नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर इसको ऐसे चलने दें। तो इसकी रीजन ये है कि वन क्या है, ऑस्मोसिस होगा, बिल्कुल इंडोऑस्मोसिस करेगा। इंडोऑस्मोसिस से वाटर जो है वो टू कोहेशन एडेशन की वजह से आगे की तरफ मूव करेगा। और नंबर 3 पे है ट्रांसपिरेशन होगी, तो इसकी आंसर जो है आपका डेल्टा वेस्ट है। नेक्स्ट, द सेल्स व्हिच सप्लाई एटीपी एंड प्रोटीन टू सीव ट्यूब्स आर। अब देखिए ये भी है कि एटीपी और प्रोटीन्स के लिए है, सॉरी, सो यहां पर आंसर क्या होगा, कंपेनियन सेल्स। बेसिकली कंपेनियन सेल्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, और ये मैंने करवाया था आप लोगों को। विल्टिंग का मतलब होता है मुरझा जाना, जिसमें प्रेशर कम हो जाता है वाटर का, इसको विल्टिंग का हम नाम देते हैं। सो विल्टिंग अपीयर्स ड्यू टू एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। मोस्टली अक्सर प्लांट्स जो आप देखते हैं वो हाई हीट पे या हाई टेम्परेचर पे ना मुरझा जाते हैं, वो ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा, उसमें से वाटर बहुत ज्यादा एवेपोरेट हो जाता है इस वजह से। So which of the following characteristics represent carbohydrates in plants? So basically they are synthesized in the form of glucose, and this glucose is converted into sucrose, and sucrose is a disaccharide transport disaccharide molecule, and it is transported throughout the body of a plant and stored in the form of starch in the in which part of the plant, seeds, stems, roots, or sometimes leaves. Starch is insoluble in water, so that's why best answer is delta. Next, arrange the following events in order that contain explain the mass flow of the material in the flowing. तो 1 तो नहीं कर सकता ना, वाटर वेट इनटू द सीड ट्यूब पे पहले कभी नहीं हो सकता, आपने ऑर्डर देखना है इसका कौन सा है। तो अल्फा में देखिए 2 वाला क्या है, लीव सेल प्रोड्यूस शुगर बाय फोटोसिंथेसिस, और नंबर 2 पे क्या है, 3 पे शुगर मॉलिक्यूल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड, नंबर 4 पे क्या है, शुगर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सेल टू सेल इन द लीव। तो हमारे पास 2 वाला हमें जो है ऑप्शन ठीक लगता है। अब 2 किस किस में है, बीटा और डेल्टा तो हमने अटेंड ही नहीं करना ना, ये तो हमारे गलत है। हमने फाइंड आउट करना है अल्फा और चार्ली में से। तो 2 से 1 की तरफ देखिए, वाटर डिफ्यूज इनटू द सीव ट्यूब, साथ ही ट्यूब में नहीं जाता, तो इसका मतलब आपको इन 2 वैल्यू से अंदाजा हो जाएगा
कि ये आंसर गलत है। आपके पास करेक्ट आंसर बनेगा ये। पहली दो या सीरीज से आपको पता चल जाता है कि आपके पास बेस्ट आंसर क्या है, ये याद रखिएगा। टू का मतलब है कि शुगर जो है लीफ सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। शुगर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सेल टू सेल इन लीफ। नंबर 3 पे है शुगर मॉलिक्यूल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इन द सीव ट्यूब्स, प्रेशर की वजह से। और नंबर 1 पे है वाटर डिफ्यूज इनटू द सीव ट्यूब सेल, वो कब होता है जब शुगर आती है, इसको एंडोस्मोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है इन ह्यूमंस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस इज accomplished by lymphatic and excretory system। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर जो है वो 4 ही होगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट देखिए बेटे, बाइकैप्सेट वाल्व इज राइट वेंट्रिकुलर इनलेट, लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटलेट। आउटलेट का मतलब जो बाहर की तरफ जाएंगे, तो ये इनलेट ही होते हैं। अब कौन से इनलेट होते हैं एक्चुअली, ये अल्फा होगा या बीटा होगा, राइट साइड पे कहाँ है? ये एक्चुअली आपका आंसर जो बनेगा क्या बनेगा, अल्फा, चार्ली, बीटा या डेल्टा, कौन आंसर बनेगा? जी बोले बेटे। सर चार्ली होगा इसका। इसकी रीजन क्या है? सर बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल इनलेट ही है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे ट्राई अगर यहाँ पे मिट्रल वाल्व होता फिर क्या आंसर होता? फिर भी यही होना था, लेफ्ट वेंट्रिकल इनलेट। ठीक है, गुड हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, number of pulmonary valves, veins that can carry oxygenated blood to left atrium are, so Charlie best है। Left ventricle is thick walled as compared to the other chambers of the heart because it has pumped blood throughout the body। उसका प्रेशर ज्यादा होता है ना, इसलिए एओर्टा का ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होता है, उससे पूरी बॉडी में इसको हर पार्ट में इसे वाटर को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट बेटे, in humans the closed sac which surrounds the heart is, तो बेसिकली इसमें आंसर पेरिकार्डियम ठीक है। अगर कहीं पर आपने एंडोकार्डियम या मायोकार्डियम पढ़ा है तो वो गलत है, या आपने एपिकार्डियम पढ़ा है वो भी जो है अगर अटेम्प्ट किया है वो भी गलत है। वहां पे की गलत हो सकती है, यहाँ पर की जो है कंसेप्ट देखें तो कंसेप्ट के मुताबिक जो है वो पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम जो है वो एक सैक है, फ्लूइड फिल्ड सा सैक है। और एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम ये एक्चुअली क्या है, ये बेसिकली इसकी वॉल्स हैं। तो वॉल्स का और लेयर का डिफरेंस है, ये याद रखिएगा। वॉल्स और लेयर का बहुत ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस आना पड़ता है। At the end of abdomen, aorta bifurcate, bifurcates mean to divide, ठीक है, into। रेनल आर्टरीज नहीं हो सकती, फेमरल आर्टरीज एलिक आर्टरीज से निकलती हैं, इसलिए बेस्ट ऑप्शन जो है आपके पास बीटा है। जी बोले सर इसका ना LMS पे 25 वाले का एंडोकार्डियम लगा हुआ है, और वो भी गलत है। सर ये पेरिकार्डियम ऑप्शन है ही नहीं उधर, ऑप्शन मतलब MCQ ना 25 में, तो ये गलत है ना फिर MCQ भी, क्या मतलब ऑप्शन ही नहीं वहां पे ओके सर। जी बोले बेटे। सर मैंने कहा कि ये भी मैंने पूछा था जी अच्छा जी, हार्ट रिसीव डैश ब्लड ड्यूरिंग डायस्टोली में हार्ट जो है वो कौन सा ब्लड रिसीव कर रहा होता है मोस्टली? सो यहाँ पे याद रखिएगा विनस ब्लड रिसीव करता है। अब ये बच्चे स्टूडेंट कहते हैं सर ऑक्सीजनेटेड भी करता है, डीऑक्सीजनेटेड भी करता है। बेटे बात सिर्फ इतनी सी है, उसने ये पूछा है हार्ट रिसीव्स
डैश ब्लड ड्यूरिंग डायस्टोली। अब डायस्टोली में का ज्यादातर पोर्शन है जिसमें वेंट्रिकल भी रिलैक्स है और एट्रियम भी रिलैक्स है, और मोस्टली डायस्टोली में जो ब्लड हमारी बॉडी में गया होता है वो रिटर्न बैक हो रहा होता है, और वो कौन सा ज्यादा ब्लड होता है, वो वीनस ब्लड ज्यादा होता है। और याद रखिएगा, अगर आप कहेंगे ना सर ऑक्सीजनेटेड भी होता है तो उसकी कंसंट्रेशन कम होगी क्योंकि लंग्स से निकल के वहां तक आना है बस, इसलिए यहाँ पर वीनस ब्लड होगा। जी बेटे। सर अगर हम कंसंट्रेशन की ना भी बात करें, अगर हम बाय डेफिनेशन भी बात करें, तो हार्ट तो वेन से ही ब्लड रिसीव कर सकते हैं, उसने रिसीव की बात की, वो तो हो ही वेन सकते हैं। हाँ जी यही बात, वीनस का मतलब है वेन से। गुड, गुड एक्सप्लेनेशन। Which one of the following pair is mismatched? वो चार्ली है। रीजन है ना कि जो ब्लड कैरी करता है फुली ऑक्सीजन ब्लड विद फूड टुवर्ड्स लीवर, ये एक्चुअली क्या है, मिसमैच्ड है। वेन होनी चाहिए थी, वेन जो है वो डीऑक्सीजन ब्लड कैरी कर रही होती है। जी बेटे बोले। सर वीनस ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या फर्क है? वेनस ब्लड का मतलब होता है जिसमें हमारे पास वेन्स में जो ब्लड होगा, तो आप याद रखिए हार्ट में जो ब्लड आता है ना वो मोस्टली बॉडी से जो आता है वो डीऑक्सीजनेट होता है, और हार्ट जो है वो वेन से ब्लड ज्यादा रिसीव करता है एज टू द लंग्स। लंग्स में तो प्योरिफिकेशन के लिए जाता है बस। ठीक है, तो सर एक तरफ से फिर ये सही नहीं होगा क्योंकि वेन की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादातर लाती है। हाँ जी, कौन सी, ये वाली चार्ली वाला बेस्ट इसमें आप कह रहे हैं? नहीं जी, ये देखिए हेपेटिक पोर्टल वेन कह रहे हैं फुली डीऑक्सी ब्लड विद फूड टुवर्ड्स लीवर है। सर मैं 27 की बात कर रहा हूँ कि इसमें मेन डिफरेंस क्या है डीऑक्सीजनेटेड और वीनस में, जो हमने ऑप्शन चूज। मेरी बात सुनो, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड का डिफरेंस ये है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है या नहीं है। ठीक है, अगर वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्योरिफिकेशन हुई है, ऑक्सीजन ब्लड है। अगर नहीं हुई तो डीऑक्सीजन। मैं वही बता रहा हूँ सर आपको, वीनस ब्लड वेन में जो ब्लड होता है उसको बोलते हैं, चाहे वो आर्टरी का, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी है, चाहे वो पल्मोनरी वेन है। अब देखें दोनों में फर्क क्या है। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड तो सैचुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक आपके पास होता है एट्रियल ब्लड और एक होता है आपके पास वेनस ब्लड। वेनस ब्लड जो है वो दो तरह का हो सकता है। कौन सा हो सकता है? ये ऑक्सीजनेटेड भी हो सकता है, डीऑक्सीजनेटेड भी हो सकता है। आप कहेंगे सर ये कैसे? देखें पल्मोनरी वेन में क्या होता है, आप देखिए ना, पल्मोनरी वेन में तो आपके पास डीऑक्सीजनेटेड होता है, और पल्मोनरी आर्टरी में आपके पास डीऑक्सीजनेटेड और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन है तो वेनस ही है ना, वेन ही सिस्टम है ये। तो एक्चुअली इस वजह से हम कह रहे हैं हार्ट रिसीव्स डैश ब्लड ड्यूरिंग डायस्टोली, और ड्यूरिंग डायस्टोली से वेनस ब्लड ही आ रहा होता है, यानी कि वेनस के थ्रू आ रहा होता है। ओके। नेक्स्ट देखिए बेटे, ड्यूरिंग चेकअप of the heart patient, doctor heard the dub sound with stethoscope. This sound was produced due to, so किस वॉल की ओपनिंग या क्लोजिंग से होता है? तो मेरा ख्याल करता है कि बीटा आंसर इसमें बेस्ट है, क्लोजिंग ऑफ सेमिनल वॉल। Next, how many double circulations are normally completed by the human heart in 1 minute? अप्रोक्सीमेटली बताना है आपने। तो आंसर क्या आप लोगों ने एलएमएस पे लगाया, ये डेल्टा ही लगाया होगा। तो ये किस तरह हम निकालते हैं, आप लोगों को पता है 0.8 सेकंड में साइकिल कंप्लीट होता है। तो आपके पास कितने मिनट हैं? 1 मिनट है, 60 सेकंड। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 0.8 को ओवर 60, 0.8 ओवर 60। तो जब इसको हम करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 75 होता है, तो वो नियर अबाउट 72 होती है, ये याद रखिएगा। 60 ओवर 0.8 डिवाइड का हम जब करेंगे इसको, तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी 75 होगी, जो कि लगभग जो है 72। तो ये हम मीन की तरफ आ जाते हैं, ये एवरेज की तरफ आ जाते हैं, इसको एवरेज भी बोल रहे होते हैं।
Next, to reach the left side of the human heart, the blood must pass through. हार्ट की तरफ जाना है, लेफ्ट साइड की तरफ, ब्लड को कहां से पास होना लाजमी है? लंग से। प्यूरिफिकेशन के बाद ही जाएगा ना, पहले तो नहीं जा सकता प्यूरिफिकेशन से। During ventricular systole, the oxygenated blood is pumped into. अब जब वेंट्रिकुलर सिस्टोली होती है तो पहले ही आपने कंसीडर कर लेना है कि इसमें एओर्टा इन्वॉल्व होगा। एओर्टा में अल्फा भी है और एओर्टा में चार्ली भी है। एओर्टा में आपको पता है ऑक्सीजन ब्लड होगा दोनों में, और एओर्टा है, एंड डीऑक्सीजन ब्लड इज पंप्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, तो इसलिए बेस्ट आंसर अल्फा बनेगा। बी lymphocytes directly develop from lymphoid stem cells in bone marrow, तो ये आंसर है lymphoid stem cells in bone marrow का। यहाँ पर ये इनकी फॉर्मेशन होती है और यहाँ से फिर ये आगे की तरफ ब्लड में जाते हैं और ब्लड इसको फिर क्या करता है, मसल्स को, ऑर्गन्स को देती है, और उसमें एक थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड जो है वो इसकी मैच्योरेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। मोस्ट अबंडेंट एग्रेनुलोसाइट्स, ये भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लिम्फोसाइट्स हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ बेसोफिल इज सेल टू रिलीज हिस्टामिन टू कॉज इन्फ्लेमेशन, ये भी इजी है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। द पीएच ऑफ द ब्लड इज स्लाइटली बेसिक होती है ये। These are the blood vessels which have thin walls for nutrients exchange with tissue fluid, तो वो आपके पास हमेशा कैपिलरीज होंगी। ब्लड क्लॉटिंग इज प्रिवेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, किस चीज से प्रिवेंट की जा सकती है, तो वो एक्चुअली वो आपके पास हेपरिन होती है। हेपरिन एंटी कोएगुलेंट सब्सटेंस है, नेचुरली प्रोड्यूस होती है हमारे पास, और कुछ एनिमल्स में इनके माउथ में होती है। फॉर एग्जांपल जो मॉस्किटो है उसके माउथ में होती है, इसलिए वो जब फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है तो उसके बॉडी में ब्लड चला जाता है, वो जो है कोएगुलेट नहीं होता, तो उसका क्लॉट नहीं बनता उसकी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में भी क्लॉट नहीं बन रही होती मोस्टली नॉर्मली, तो उसमें हेपरिन इन्वॉल्व होती है। इसको हम इस ईडीटीए को हम केमिकली ईडीटीए भी बोलते हैं। ये जो हेपरिन है ईडीटीए, आपके मिस्ट्री में पढ़ते हैं इसको। विच प्रोटीन प्ले अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस, ये तो प्रोटीन हो गई, अटैचमेंट के साथ ग्लोबिन नहीं, ये एल्बुमिन होगी कोलाइडल प्रेशर के साथ। ऑस्मोटिक प्रेशर या कोलाइडल प्रेशर जो होता है ब्लड का मेंटेन करना। The cardiac impulse is initiated and conducted further up to the ventricle. The correct sequence of conduction of the impulse is, तो ऐसे नोड से एवी नोड, फिर आप बंडल ब्रांचेस और परकिंजी फाइबर तक जाएगा। सो आप सीक्वेंस देखें, इसमें सीक्वेंस बेस्ट बनता है आपका चार्ली। Type of granulocytes which stay in the blood for a few hours and then enter the tissue and become macrophages, तो वो कौन से होंगे जी, आंसर करें। लिम्फोसाइट्स होंगे बेटे, सीधी बात है, एक ग्रेनुलोसाइट्स हैं, बाकी सारे ग्रेनुलोसाइट्स हैं, इसलिए अल्फा आंसर है। thoracic lymph duct of the lymphatic system open into left या right subclavian vein, तो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। जी बोले सर एलएमएस पे इसका मोनोसाइट्स लगाया हुआ है, करेक्ट आंसर 41 का। पहले मुझे बताएं कि मोनोसाइट्स एग्रेनुलोसाइट्स होती हैं। सर मैंने भी लिम्फोसाइट्स से किया था लेकिन रॉन्ग आया। बेटे मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट्स होता ना, ग्रेनुलोसाइट्स ये ना होता ए, तो फिर आपका आंसर जो है वो मोनोसाइट्स होता है। मोनोसाइट से मैक्रोफेजेस बनते हैं, हमने इम्यूनिटी में पढ़ा था। यस सर। क्योंकि एक ग्रेनुलोसाइट्स है, तो एक ग्रेनुलोसाइट से अगर मैक्रोफेजेस बन रहे हैं, मैक्रोफेजेस आर, तो वो लिम्फोसाइट्स होंगे।
और मैं वैसे भी देख लेता हूँ इसको, 1 मिनट मैं देखता हूँ एक ग्रेनुलोसाइट क्यों कहा इसमें, स्टेटमेंट में प्रॉब्लम हो रही है कोई। 1 मिनट वेट करूंगा। एक मिनट वेट कर। अच्छा बेटा ये बात ठीक है आपकी, ये कौन सा पेपर ओपन हो गया, ये वाला पेपर। ये बात ठीक है आपकी कि इसमें एक्चुअली वो मैंने देखा है अपने नोट्स में, टाइप ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट्स होती है ना, स्टे इन द ब्लड फॉर फ्यू आवर्स जो है कम के लिए होंगे वो जो है मोनोसाइट्स है, लॉन्ग टर्म के लिए होंगे तो वो आपके लिम्फोसाइट्स है। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है इसमें, आंसर ठीक है आपका, आंसर ये नहीं बनता, आपका आंसर मोनोसाइट्स बनता है। मोनोसाइट्स वैसे भी मोनोसाइट से मैक्रोफेजेस बनते हैं, ठीक है, और मोनोसाइट जब ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हैं तो मैक्रोफेजेस बनते हैं। ये मैक्रोफेजेस जब किसी टिश्यूज ऑर्गन में जाते हैं तो वहां पर चेंज हो जाते हैं इनटू ऑर्गन्स मैक्रोफेजेस में। जी साहब बोले। सर आपसे बस ये आइडेंटिफाई कंफर्म करना था कि लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स दोनों एक ग्रेनुलोसाइट्स नहीं होते? क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स और नहीं, मोनोसाइट्स दोनों नहीं लिम्फोसाइट्स होते? एक ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। सर मैंने लिम्फोसाइट्स आपने जो नोट्स बनवाए हैं उसमें तो मेरे ख्याल से मैंने भी अपनी कॉपी में देखा है, ऑनलाइन नहीं देखा मैंने। एक मिनट फिर देख लेते हैं, टाइम ड्यूरेशन को मैं देख रहा हूँ, इसमें पता नहीं कहाँ लगाए मैंने। अच्छा जी, लिम्फोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स, लोकेशन, bones में न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस नॉट ओनली द साइट पैथोजेनोस एंटीजन फैक्टर, ये इम्यूनिटी में मैंने आपको करवाया था। अभी आप इसको लॉक ना करें, 1 मिनट मुझे अब थोड़ा सा इसको जज करने दें। सर क्योंकि मेरे नोट्स में ना ये लिखा है, आपने जो नोट्स बनवाए थे कि लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स एक ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट मुझे, मैं फिर अपने में करेक्शन करूं, मैंने लिखवाया सही है और यहाँ पे गलत है, क्योंकि बात भूल भी जाते हैं ना इंसान, तो इसलिए करेक्शन होनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। वैसे बुक से देख लें, मुझे गलती ना लग रही, मैंने लिखते हुए गलती ना कर दी। आप बुक से कोई स्टूडेंट देखे, सादिया जफर आप बेटे बताएं, मेरे पास बुक नहीं है। जी सादिया। जी सर, दोनों ही आते हैं ग्रेनुलोसाइट्स में। लिम्फोसाइट्स भी आते हैं, और नहीं मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स आएंगे। सर बुक की लाइन है कि ए ग्रेनुलोसाइट्स इंक्लूड्स मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक। असल में मैं कंफ्यूज खुद हो रहा था और मैं आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा था कि लिम्फोसाइट्स, एक्चुअली लिम्फोसाइट्स में बी लिम्फोसाइट्स होते हैं और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ऐसे ही है ना साथियों? जी सर ऐसे ही है। वो अब मैं समझ आ गई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्शन। ठीक हो गया बेटे, यहाँ पे बेस्ट आंसर 40 बनेगा। आइडेंटिफाई द ट्रू ऑप्शन विच रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो लेंथ जो है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ब्रेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लंग, रिटर्न्स इंटरस्टिशियल टू ब्लड, यही होगा, ब्लड को देते हैं। फिजिकल बैरियर ऑफ इम्यूनिटी इंक्लूड, ये तो स्किन एंड ब्रेन और म्यूकस ही होगी। These are protein produced by body against bacterial and help to immobilize them. Immunoglobulins. अगर ये होता है, these are the protein produced by body against viral proteins
तो उसमें आपके पास या वायरस इंटरफेरोन्स हो जाता है। हिस्टामिन तो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, हेपरिन एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, ये केमिकल है। एंटीजेंस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इन बॉडी आर रिमूव्ड बाय फैगोसाइट्स, फैगोसाइटिक एक्टिविटी है। हाउ मेनी डाइसल्फाइड ब्रिजेस आर प्रेजेंट बिटवीन लाइट चेन एंड एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल? 0, क्योंकि एक तो एक लाइट और हैवी चेन के दरमियान होगी, 2 साइडों पे एक एक, टोटल 4 होती है ना, और 2 जो है ओनली हैवी चेन्स के दरमियान होगी, लाइट टू लाइट चेन्स के दरमियान नहीं हो सकती। मिस्टर हील वेंट थ्रू किडनी ट्रांसप्लांटेशन आफ्टर ESRD का मतलब होता है एंड स्टेज रेनल डिजीज। His transplanted kidney was destroyed earlier than expected. This might be because of the action of T lymphocytes. Tissue rejection T lymphocytes की वजह से होता है। The antiserum is made from placenta taken from horse. A few weeks later, the antiserum is used to treat a person who has been bitten by a same species of a snake. What does a person's treatment brings about? Artificial passive immunity होगी, ये भी करवाया हुआ। The diagram shows the relationship between the red bone marrow and thymus gland and the lymph nodes. अच्छा जी, X से जा रहा है, इधर से thymus node में T lymphocytes होंगे, lymph node से जाने बात प्योरिफिकेशन के लिए काम होता है, वहां पे मैक्रोफेजेस भी होते हैं। जी बेटा बताएं। हेपेटिक पोर्टल वेन और हेपेटिक जो वेन है ना, मुझे इन दोनों का डिफरेंस बता दें। और अच्छा जी, इनका अच्छा जी बता देते हैं। एक मिनट माइक ऑन ही रखिए अपना, मैं भी बताता हूँ। अच्छा बेटे ये देखिए, ये इसमें डिफरेंस है। आप कुछ चीजों को नोट करेंगे, यहाँ पर मैं नोट ले लूं ताकि इसको मैं यूज कर सकूं। मैं ब्लैक ले लेता हूँ। हेपेटिक पोर्टल एक ये वेन है
वो वेन जो एक्चुअली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, ये देखें, स्प्लीन से, इंटेस्टाइन से, स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन पोर्शन, एसोफेगस से ब्लड को लेकर जाती है, डीऑक्सीजन ब्लड को ये लेकर जा रही है हार्ट में। ठीक है, हार्ट से पहले ये लीवर के पास आती है। इस चीज को हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। अब देखें, अब इसको कहां जाना चाहिए था, इसको तो मूव करना चाहिए था हार्ट में। तो वेनस जो वेन वाला ब्लड है, ये जो वेन है, पोर्टल वेन जो है, ये एक्चुअली इन सिस्टम्स को लेकर जा रही है हार्ट में जाने से पहले, या एक्चुअली वेना कैवास में ओपन होने से पहले हेपेटिक पोर्टल वेन बनती है। पोर्टल क्यों बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ये देखें कि ये आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आपके पास है इंटेस्टाइन्स। अब इंटेस्टाइन्स के साथ साथ ये देखें क्या बनी हुई है स्ट्रक्चर, ये ब्लड कैपिलरीज का स्ट्रक्चर बना हुआ है सारा। ठीक है, और ये क्या बना हुआ है, ब्लड कैपिलरीज। सो ये एक्चुअली आपके पास ब्लड कैपिलरीज का एक स्ट्रक्चर होगा इस तरह से। बेटे मेरे ना हाथ पे ना चोट लगी हुई है, तो मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इस तरह से करवा रहा हूँ। ये आपके पास क्या है, एक आप कहेंगे सर ये तो हमारे पास कैपिलरीज एंड्स है, कैपिलरीज बेड है। ये आपके पास कैपिलरी बेड है एक। ठीक है, कैपिलरी बेड टू कैपिलरी बेड, कैपिलरी बेड टू कैपिलरी बेड सर्कुलेशन जो हो रही है ना, इस चीज को हम नाम देते हैं पोर्टल। इस चीज को पहले हम पोर्टल बोलते हैं। पोर्टल क्या है, कैपिलरी बेड टू कैपिलरी बेड हो। और अगर वो हेपेटिक पोर्टल है तो ये एक्चुअली इन ऑर्गन से जो ब्लड ले रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और प्रोटीन रिच ब्लड, कार्बोहाइड्रेट रिच ब्लड, वो यहां से लेकर और कैपिलरी बेड के थ्रू ही आगे की तरफ ये वेन्स बनती जा रही है। ये देखें, ये वेन्स जाती जा रही है, इधर भी जा रही है, ये वेन इधर भी जा रही है, ये सारी फिर वेन्स बनेगी, जारी बात है। फिर ये वेन्स फिर ये इसमें इंटर होती हैं, ये है वेना कैवास में। अब यहाँ पर ये कहलाती है हेपेटिक वेन, और इसको हम हेपेटिक पोर्टल वेन बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास, हेपेटिक पोर्टल वेन में ब्लड डायरेक्ट हार्ट के पास नहीं जाता, वो सबसे पहले लीवर के पास जाता है फॉर द प्योरिफिकेशन पर्पसेस। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन का। ओके सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। और अगर क्लियर देखना है तो आप किसी डायग्राम से भी स्टडी कर सकते हैं। इसकी डायग्राम मुझे और बेहतरीन मिली है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और दिखाऊं तो इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये कैपिलरी बेड है और ये भी कैपिलरी बेड है। कैपिलरी बेड टू कैपिलरी बेड हो रही है। इस कैपिलरी बेड टू कैपिलरी बेड को हम नाम दे रहे होते हैं। ये देखिए कैपिलरी बेड है एक ये, और एक ये कैपिलरी बेड है। ये भी तो कैपिलरी बेड है ना, ये देखिए, ये भी कैपिलरी बेड है, ये भी कैपिलरी बेड है। तो यहां से हमारे पास सारा ब्लड जो होता है वो लीवर में जाता है। ठीक है बेटे, बेटा इंशाल्लाह कल हम बोन्स और स्केलेटन जो है, और बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस और मसल्स का डिफरेंस हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।